Hello and good morning and welcome to you all on your favorite channel श्रद्धा IAS। दोस्तों, आज हम BPSC मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों हमारे सामने। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये 2025 के क्वेश्चन पेपर है ना। अब आगामी 72nd BPSC प्रीलिम्स के लिए भी ये जीएस क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि इसमें जो पूछे गए थीम है ना, उसको हम लोग ध्यान में रख के उसके आसपास के क्वेश्चन को हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही हमारे सामने एक बीपीएससी की तरफ से दिया गया एक मानक रोड मैप बोल सकते हो, एक गाइडलाइन बोल सकते हो, कि वो हमारे सामने मौजूद होता है एक रोड मैप की तरह, कि इन चीज़ों को हम लोग फोकस करके, है ना, इसको देखकर हम पैटर्न एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन सा थीम इम्पोर्टेंट है, क्या क्या ट्रेंड चेंज हो रहा है, इन चीज़ों को पता चलता है दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है अन्य टेस्ट सीरीज की अपेक्षा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आप टेस्ट सीरीज में आप जो कर रहे हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो, पर ये ज़रूरी बात है, ये सत्य है कि जो बीपीएससी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो इन टेस्ट सीरीज की अपेक्षा ज़्यादा रोल प्ले करता है ना। आप ज़्यादा तरीके से गेस कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और क्या पूछने की संभावना बन सकती है। तो ठीक है दोस्तों, ज़्यादा हम देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं जीएस पेपर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जीएस का क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं 30 से। पूछ रहा है कह रहा दोस्तों, कौन से भुगतान संतुलन में चालू खाते की रचना नहीं है। देखो दोस्तों, भुगतान संतुलन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर देश दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, तो जो व्यापार करता है तो हम कुछ चीज़ें बाहर निर्यात करते हैं, कुछ चीज़ें आयात होती है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो तरह के खाते होते हैं, एक होता है चालू खाता और एक होता है पूंजीगत खाता। ठीक है दोस्तों, तो चालू खाता में मतलब मुख्य रूप से ये चीज़ें आती है, जैसे मान लेते हैं कोई वस्तु का आप रोज़मर्रे में जो भी आप चीज़ों को निर्यात करते हैं, वस्तुओं का निर्यात करते हैं, या फिर उन वस्तुओं को आयात करते होंगे, या फिर आप किसी भी सेवा का एक वस्तु में होता है वस्तु का निर्यात होना और आयात होना, और दूसरा होता है सेवा का आयात या निर्यात होना, है ना। तो ये आता है चालू खाता का हिस्सा है। दूसरी ओर पूंजीगत खाते के हिस्से में आता है जैसे कोई सरकार है, बाहर से अगर कोई ऋण लेता है, उधार लेता है ना, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, चाहे तो उधार का हुआ या फिर कोई बाहर की कंपनियां आकर हमारे देश में, है ना, हमारे देश की कंपनियों में या फिर उनके संपत्तियों में क्या करता है, निवेश करता है, इन्वेस्टमेंट। तो वो होती है पूंजीगत खाते की हिस्सा होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखते हैं पूछा क्या गया है, चालू खाते की रचना नहीं करते हैं, मतलब पूछ रहा है कि कौन होंगे जो पूंजीगत खाते में वो होंगे। तो वस्तु का निर्यात ये किस में आता है, वस्तु का निर्यात आता है चालू खाते का हिस्सा। पूछ रहा है पूंजीगत खाता में होना चाहिए, क्योंकि चालूगत खाते में नहीं पूछ रहा है ना। वस्तु का आयात ये भी चालू खाते का हिस्सा है ना, आयात करना, निर्यात करना। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, देखो निवेश जैसे आ गया तो ये पूंजीगत खाते का, तो यही आंसर हो गया, क्योंकि पूछा वही है। और सेवाओं के आयात एवं निर्यात, सेवा के आयात और निर्यात ये चालू खाता करेंट अकाउंट का हिस्सा होती है। ठीक है दोस्तों,
चलिए, निवेश दो प्रकार के होते हैं, ये पता ही होगा, मतलब मुख्य रूप से एक होता है एफडीआई और दूसरा होता है एफपीआई। एफपीआई या फिर इसी या फिर होता है एफआईआई, है ना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको बोलते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और दूसरा है फॉरेन डायरेक्ट। जब जब मान लेते हैं बाहर की कोई कंपनियां और भारत में जब संपत्ति, भारत की किसी कंपनी के या किसी भी संपत्ति में अगर वो हिस्सा खरीदती है, अब लेस देन 10% का अगर वो इन्वेस्ट करेगी, तो वो आता है एफपीआई या फिर एफआईआई का वो हिस्सा होता है। और एफडीआई होता है ग्रेटर देन 10% का, वो अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ करती है बाहर की कंपनियां, तो उसको एफडीआई बोलते हैं। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सीमेंट प्रोडक्शन में क्या रैंकिंग है? सेकंड है। हम लोग जीएस क्वेश्चन करेंगे। प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा का टर्म ऑफ ऑफिस क्या था? 92 से 97 में रहे थे। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण ऋण का संस्थागत स्रोत नहीं है ना? ग्रामीण ऋण का देखो तो क्या है, घरेलू बैंकर्स, व्यापारी बैंक्स, और इसको बोलते हैं पैक्स, प्राथमिक माने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, और क्षेत्रीय आरआरबी है ना। ये घरेलू बैंकर्स, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन ग्रामीण ऋण, अगर ग्रामीण ऋण लेना है तो उसके लिए संस्थागत स्रोत कौन से नहीं हैं? देखो व्यापारिक बैंक में, जो भी व्यापारिक बैंक है एसबीआई या जो भी हो, तो वो ग्रामीण ऋण देते हैं, ठीक है। और ये भी पैक्स भी देगा, ये तो पैक्स तो ग्रामीण क्षेत्रों में काम ही करती है। और आरआरबी ये तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ही है, तो ये भी है। ये घरेलू बैंकर्स में आ जाते हैं दोस्तों, जैसे मान ली मनी लेंडर्स हो गए, है ना, बोल दो साहूकार से बोल दो, तो ये घरेलू बैंकर्स ही में आते हैं। इसको सरकार, मतलब सरकार इसे नोटिफाइड नहीं करती है, बाकी इन तीनों को सरकार नोटिफाइड करती है, और उसमें ग्रामीण ऋण के लिए व्यवस्था की गई है ना। उसमें प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का व्यवस्था होती है, जिसमें आपको हर बैंक को मतलब ग्रामीण संस्थाओं को या फिर कमज़ोर वर्गों को आपको ऋण देना ही होगा, एक निश्चित मात्रा में फिक्स लिखा रहता है कि उतना आपको देना ही होगा। उसको बोलते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य प्रावधान क्या था? तो इसमें यही था कि कुछ उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग समाप्त हो गया था औद्योगिक नीति में, ठीक है। विदेशी पूंजी निवेश पर रोक क्यों लगेगा? जब 1991 में तो मार्केट अपना ओपन हो गया था, है ना। तो यही आंसर होगा, लाइसेंसिंग राज का समाप्त हो जाता है। कुछ उद्योग जो क्रिटिकल इम्पोर्टेंस नेचर के हो सकते हैं, जैसे डिफेंस वाला हो, है ना, उन क्षेत्रों को छोड़कर, जैसे एटॉमिक का क्षेत्र हो, उन क्षेत्रों को छोड़कर बाकी और उद्योगों में लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के बारे में सही नहीं है ना? विधेयक को संसद के किसी भी सदन में, हाँ, ये जो संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वो किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। विधेयक को विशेष बहुमत, 2/3 उपस्थिति और मतदान और कुल सदस्यता के 50% से अधिक द्वारा पारित किया जाना चाहिए, ये भी सही है। और सदनों के मध्य असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान इसमें नहीं है, मतलब इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है संविधान संशोधन अधिनियम में, मतलब सदन से पारित होना आवश्यक है, ठीक है। राष्ट्रपति विधिवत, पारित और अनुसमर्थित, तो यही गलत हो गया ना, यही तो गलत हो गया आंसर, तो यही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति विधिवत, पारित और अनुसमर्थित विधेयक को सहमति देने के लिए
बाध्य होगा। हाँ, संविधान संशोधन अधिनियम में राष्ट्रपति, है ना, इसमें कहा कि संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति इसमें ना सहमति देने के लिए एकदम बाध्य होता है। तो ये हाँ, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है तो देख लो यार, पंचायत, है ना, पंचायत के लिए आर्टिकल यही है 243 से 243 ओ, ठीक है। और देख लो ये देखो 124 है, ये न्याय व्यवस्था से, है ना, आर्टिकल 124 से 147 ये न्याय व्यवस्था से है। और देख लो निर्वाचन वाला किसमें है, 324 326 ये सब निर्वाचन में आता है ना। तो इससे हो गया, ये शेष हो गया संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, ये हो गया, इसमें मिला दो। निम्नलिखित में से कौन से आयोग वैधानिक निकाय हैं, है ना। तो इसमें देखो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ये संवैधानिक निकाय है ना। तो इसमें वो 338 आपने पढ़ा होगा, अनुच्छेद 338 अनुसूचित जाति से है, और अनुच्छेद 338 ये होगा अनुसूचित जनजाति आयोग से, है ना। तो ये दोनों संवैधानिक है। तो 1 और 4 तो होगा नहीं, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, तो 1 2 तो हाँ 1 भी नहीं होगा, तो ये आंसर हो गया डी, है ना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको भी मिलाना है ना। उपाधियों का अंत, उपाधि का अंत हो जाता है अनुच्छेद 18 में, पढ़ा होगा। अनुच्छेद 18 में जितने सारे उपाधि हैं, मतलब है ना, मतलब शैक्षिक उपाधि को छोड़कर, शैक्षिक उपाधि को छोड़कर कोई और उपाधि लगाने का अधिकार नहीं है, कि भारत रत्न ऐसे ऐसे उपाधि का लगाने का अधिकार नहीं है। हालांकि भारत रत्न उपाधि नहीं, पुरस्कार है। धार्मिक मामलों के प्रबंध 26 में है, ठीक है। भाषाई अल्पसंख्यक का, है ना, तो 29 में हो जाएगा। और शिक्षा वाला तो जानते ही हैं, 21A। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति वारंट के तहत उनके हस्ताक्षर और मुहर के साथ की जाती है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होगा, तो है ना, उसकी जब नियुक्ति होती है तो भारत के राष्ट्रपति का ही मुहर और हस्ताक्षर लगता है, राज्यपाल पर भी लगेगा, है ना, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष इनकी पर, और भारत के महान्यायाधीश पर। तो ये सारा आंसर होगा। यदि भारत का राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी नहीं हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, क्योंकि उपराष्ट्रपति एब्सेंट है। नहीं तो राष्ट्रपति के एब्सेंट मतलब पद अगर रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति ही पद ग्रहण करते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था, है ना, तब वह आसाम के राज्यसभा सदस्य थे। वो आसाम के राज्यसभा सदस्य थे। हाँ, मतलब थे तो ये मतलब ऐसे तो ये बेसिकली पंजाब से हैं, लेकिन उस समय जब इनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो उनको आसाम से, आसाम में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो वहाँ से राज्यसभा के लिए इनको लड़वाया गया था, और वहाँ से रेसिडेंस और इनको वो सब मतलब प्रमाण पत्र बनाकर इनको वहाँ से खड़ा किया गया था। नया नियम ये है कि अब कोई भी राज्यसभा का सदस्य कहीं से भी खड़ा हो सकता है, भारत के किसी भी हिस्से से। उससे कोई भी प्रमाण पत्र, रेसिडेंस, आवास ये सब बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन पूछ रहा है दोस्तों। देखो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट की संख्या 16 है दोस्तों, ठीक है। तमिलनाडु में कितना है, 18,
महाराष्ट्र में कितने होंगे? 19, और छत्तीसगढ़ में 5 हैं। ठीक है, तो ये तो राज्यसभा का क्वेश्चन है, तो याद कर लीजिए, आगे काम आएगा। बिहार में भी राज्यसभा सीट कितनी है? 16 सीट ही है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? तो वो तो जिला पंचायत है, क्षेत्र भी है जिसको ब्लॉक बोलते हैं, और ग्राम पंचायत यही है। नगर पंचायत नहीं है, नगर वाला किसमें आएगा? म्यूनसिपालिटी, वो 74वें संविधान संशोधन से, है ना, वो हुआ था, तो इसलिए आंसर 1, 2, 3 होगा। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? देखो, जैसे राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा होती है, तो क्या होता है, मान लीजिए जिस भी राज्य में, तो उस राज्य विधानसभा का विघटन, मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, हाँ मंत्रिपरिषद को हटाया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा का विघटन जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि राज्यसभा का विघटन किया ही जाए, हाँ मंत्रिपरिषद को हटा दिया जाता है। स्थानीय निकायों का विघटन, स्थानीय निकायों का इसको भी क्यों विघटन करेगा, है ना, तो इसका मतलब ये भी होगा 1 और 3, है ना। भारत के संविधान का अभिरक्षक कौन है? कस्टोडियन, भारत के उच्च न्यायालय, सर्वोच्च जो न्यायालय होते हैं उसी को भारतीय संविधान का संरक्षक। किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण, ये दोस्तों याद कर लेना, इससे होता है 2 to 2, है ना, फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है, 2 to 2, बी का फर्स्ट हो गया, इसमें भी है, इसमें भी है। 226 हम जानते हैं दोस्तों, है ना, इसमें इसके तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करता है। 5 प्रकार के रीट होता है ना, हेवियस कॉर्पस, सर्टियोरी, मैंडमस, क्यू वारंटो, और एक और होता है प्रोहिबिशन। ठीक है, तो सी का हो गया 3, सी का 3, ओहो, हाँ, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय 215 में होगा, और सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति 227 में। पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अंबेडकर ने लिखा था। इसमें ये लिखा था उन्होंने, मतलब 1940s के आसपास ही लिखा था किताब के। इसमें वो चाह रहे थे, उसमें इन्होंने लिखा था वही कि अगर मतलब दंगे होते हैं, है ना, आपसी सौहार्द बिगड़ता है ना, तो दो देशों को, मतलब भारत को 2 टुकड़ों में बंट जाना चाहिए। तो ज़बरदस्ती का वो भारत को एक बनाने के पक्षधर नहीं थे, वो चाहते थे कि भाई शांति से अलग हो जाओ। लोकप्रिय जो गीत है वंदे मातरम, है ना, किस ग्रंथ में था? आनंद मठ में।